सबको पता है कि ये दुनिया एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया अगर खत्म होता है ना तो उसका कारण होगा कि दुनिया जलकर खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से डायनासोर्स के साथ हुआ है उस तरीके से हमारे साथ भी होगा और इसी के साथ पूरा इंसानियत का भी खात्मा हो जाएगा। फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, अगर दुनिया खत्म होता है ना तो उसका कारण ये होगा कि पूरा दुनिया जम जाएगा और इसके साथ साथ इंसानियत भी जम जाएगा और खत्म हो जाएगा ये दुनिया। बट मेरा मानना कुछ और है। अगर ये दुनिया खत्म होता है ना तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हर रोज जो हमें सुबह सुबह इस सर्दी के मौसम में उठ के नहाने दिया जा रहा है ना, इससे भी दुनिया खत्म हो सकता है। और इससे लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से। मैं अपने पूरे फैमिली से लड़ने को तैयार हूँ कि नहीं यार, मैं कैसे भी मर जाऊंगा बट हर रोज ठंड पे नहा के नहीं मरूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर यार, अब मुद्दे पे आते हैं। आज का पोएम है हमारा द फायर एंड द आइस, जिसे लिखा है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी यही मानना है कि देखो एक ना एक दिन ना ये दुनिया खत्म हो जाएगा। जैसे कि लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि दुनिया एक ना एक दिन खत्म होना ही है। अब दो तरीके का बिलीव है कि दुनिया कैसे खत्म होगा। एक तरीके का लोगों का मानना है कि दुनिया ना जल के खत्म हो जाएगा और दूसरी तरीके का लोगों का मानना है हाँ दुनिया खत्म होगा बट वो जम के खत्म होगा। अब हमारे पोएट का भी यही मानना है कि हाँ शायद दुनिया या तो जल के खत्म हो सकता है या तो जम के खत्म हो जाएगा बर्फ पे। बट यहाँ पे ना हमारा पोएट कुछ और बताना चाह रहा है। पता है तुम्हें गॉड का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन क्या है? हम इंसान। परफेक्ट नहीं है बट नेक्स्ट टू परफेक्ट है। बहुत शिद्दत से बनाया यार भगवान ने हमें। बट हमारे पास दो ऐसा क्वालिटी है जो हमें और इस दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और वो दोनों क्वालिटी है हेट्रेट एंड डिजायर। जब हम इंसानों को किसी चीज को पाने की चाहत होती है यानी कि डिजायर होती है ना, तो हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। सही और गलत कुछ नहीं दिखता हमें बस वो चीज चाहिए और इस चक्कर में हम अपने आप को और पूरी इंसानियत को बर्बाद करने तक आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग को देख लो। ये सिंपली इसलिए क्योंकि हमारा डिजायर डेवलप होने का, आगे बढ़ने का खत्म ही नहीं हो रहा है और इस चक्कर में हम अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। और उसी तरीके से हेट्रेट, जब तुम किसी को बहुत ही शिद्दत से नफरत करते हो ना तो तुम सही गलत कुछ नहीं देखते, तुम बस उसे नफरत करते हो इतना कि तुम उसे मारने मरने पे तुले आते हो। तब तुम्हारी अंदर की इंसानियत, अच्छाई सब खत्म हो जाती है। आज अगर इस दुनिया के कोने कोने पे जो वॉर्स चल रहे हैं ना एक दूसरे कंट्रीज के खिलाफ, इसका कारण है हेट्रेट। लोग इंसानियत को भूल चुके हैं, बस उन्हें नफरत दिखाई दे रहा है और इस नफरत में वो इंसानियत को खत्म करते जा रहे हैं, साथ साथ में इस दुनिया को भी खत्म करते जा रहे हैं। और इस पोएम के अंदर पे वही चीजों को बताया गया है एक सिंबॉलिक मीनिंग से। जो फायर है ना उसे डिजायर से कंपेयर करा गया है और आइस को कंपेयर करा गया है हेट्रेट से। अब कैसा कंपैरिजन है उसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं फायर, जिसे डिजायर से कंपेयर करा गया है। अब जैसे फायर यानी कि आग जो होता है उसके सामने में कुछ भी आए वो उसे जला के राख कर देता है। इसी तरीके से हमारा जो डिजायर है वो अगर अनकंट्रोल्ड हो गया ना, मतलब हम जो करना चाहते हैं वो अगर कर देना भाई, तो ये दुनिया राख हो जाएगा जल के, इंसानियत खत्म हो जाएगा साथ साथ उसके। इस दुनिया में हर एक चीज खत्म हो सकता है सिवाय तुम्हारे डिजायर के। वो बढ़ते रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते ही जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से आइस को कंपेयर करा गया हेट्रेट से। अब मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए कि आइस और हेट्रेट का क्या कनेक्शन है। लाइक देखो, आइस क्या करता है, जब तुम्हें जमा देता है ना उसके बाद तुम्हें कुछ फील नहीं होता है, और यही चीज हेट्रेट के साथ होता है। जब तुम्हारे अंदर में किसी के लिए हेट्रेट आ जाता है ना, तब तुम सही और गलत नहीं देखते, तुम्हारे अंदर पे सामने वाले की और कोई सिंपैथी एम्पैथी ये सब नहीं होता। तुम बस उसे मार देना चाहते हो या तुम उसे खत्म कर देना चाहते हो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता, कुछ होता है तो बस नफरत। एंड ये नफरत एक दिन इंसानियत का खत्म होने का कारण बन सकता है ना। यहाँ पे अब तुम समझ गए किस तरीके से हमारे पोएट ने यहाँ पे फायर को डिजायर से कंपेयर किया है एंड आइस को हेट्रेट से। अब आते हैं पोएम पे। कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया कि पहले मानना है कि दुनिया खत्म होगा फायर से यानी कि आग से जुलझ कर, या फिर हो सकता है कि दुनिया खत्म हो जाए आइस में जमकर। अब पोएट को पता है डिजायर के बारे में कितना खतरनाक चीज है ये, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं झेला होगा, जैसे कि तुम भी झेलते हो यार। उस चीज को जब पाने की चाहत होती है तब देखते नहीं है कि वो चीज गलत है या सही है, बस वो चाहिए तो चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। अब ये चीज पोएट को भी पता है, तो कहता है कि हो सकता है ये जो डिजायर है यही इस दुनिया के खत्म होने का कारण बने। यहाँ पे उसे फायर से रिप्रेजेंट करा गया है कि हाँ दुनिया अगर खत्म होता है तो वो फायर से ही होगा, यानी कि डिजायर से ही होगा। अब सेकंड स्टेंजा में ये कहा गया है कि दुनिया को अगर दोबारा एक मौका मिले कि उसे बर्बाद होना है, डिस्ट्रॉय होना है, तो उसका कारण ना हेट्रेट हो सकता है, यानी कि ये जम के खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर में जो हेट्रेट है ना, इस दुनिया को खत्म कर देगा, साथ साथ में इंसानियत को भी खत्म कर देगा। तो बहुत ही सिंपल था राइट पोएम। सिंबॉलिक मीनिंग बताया गया यहाँ पे कि डिजायर फायर है और हेट्रेट जो है वो आइस है, और ये हेट्रेट और डिजायर ही इंसानियत के खत्म होने का कारण बन सकता है। अगर पहली बार खत्म होता है दुनिया तो उसका कारण डिजायर होगा, और अगर दूसरी बार खत्म होता है तो उसका कारण हेट्रेट होगा। यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात भी है ना, कि पहले हमें क्या होता है कि इस चीज को चाहने की डिजायर होती है कि ये चीज हमें चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है ना तो फिर हम उस चीज की ओर नफरत हो जाते हैं कि बर्बाद कर देना इस चीज को, अगर ये नहीं मिला हमें तो इसी के साथ ये पोएम होता है खत्म। कहते हैं कि जब काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटती है ना तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो एक बार मैं अपने मौसी के घर घूमने गया हुआ था,
शाम को थोड़ा अकेले ऐसे टहलने को निकल गया। आते वक्त काली बिल्ली ने मेरा भी रास्ता काट दिया। अब मैं बीइंग ए 12-13 साल का इंडियन चुतिया लड़का ये सोच रहा हूँ कि अब आए कोई और पहले गुजरे यहाँ से, फिर मैं गुजरूंगा ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो और इसके साथ सब कुछ गलत हो जाए और इसका लाइफ झंड हो जाए। मैं रुका रहा कुछ समय तक, 2 गाड़ियाँ गुजरा। मुझे लगा कि नहीं, गाड़ियों से नहीं होने वाला, जब तक कोई इंसान नहीं गुजरता मैं नहीं जा रहा यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ कुछ पक्का गलत ही हो जाएगा। लिटरली 2 घंटे गुजरने के बाद एक इंसान गुजरता है एंड देन उसके बाद मैं आता हूँ घर। आगे देखता हूँ कि घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। सब परेशान थे, मम्मी रो रही थी। मम्मी को लग रहा था कि उसके राजा बेटा को किसी ने किडनैप करके उठा के लेके चला गया। फिर मैंने अपना कहानी जो भी था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ मैंने बताया और फालतू में मेरी माँ ने मुझे घोट दिया। अब उस दिन से लेकर आज तक मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो क्रॉस किया नहीं था, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ यार। खैर, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की मैंने तो क्रॉस किया नहीं था उस बिल्डिंग को, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ। आज का हमारा ये पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पे हमारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताने का कोशिश कर रहा है कि देख भाई, चाहे बिल्ला तुझे रास्ता काट जाए या तेरा चप्पल उल्टा पड़ा हुआ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं। ये सारी चीजें क्या है, एक अंधविश्वास है। बट भाई को कौन समझाए कि हम इंडियन है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इससे पहले कि हम पोएम पे आगे बढ़े, मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिले और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो हमारा पोएम शुरुआत एक ऐसे सीन से होता है जहाँ विंटर का समय होता है, यानी कि सर्दियों का समय, चारों ओर बर्फ स्नो गिर रहा होता है। अब देखो, जब बारिश गिरता है ना तब क्या होता है, पानी की बूंदे गिरते हैं एंड जमीन को गीला कर देते हैं, है ना। बट जब बर्फ गिरते हैं ना तो जमीन गीला नहीं होता, तुम्हें भी पता है। हमारे आसपास जो भी चीजें होते हैं ना उसे बर्फ ढक देता है एंड इसे तुम कह सकते हो द डस्ट ऑफ स्नो। धूल होता है स्नो का जो कि चीजों को आसपास का ढक देता है। तो हमारा सीन भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। विंटर का समय होता है, स्नोफॉल हो रहा होता है एंड जो आसपास के ट्रीज थे ना वो डस्ट ऑफ स्नो से ढक जाते हैं। अब इन सब में से एक ऐसा गच्छी होता है जिसका नाम होता है हेमलॉक ट्री। अब इसका भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर भी डस्ट ऑफ स्नो जमा हुआ होता है। अब इसी ट्री के नीचे हमारा पोएट खड़ा होता है एंड ऑल ऑफ द सडन कहीं से पता नहीं एक कौवा उड़ते उड़ते इस हेमलॉक ट्री के ऊपर डाली पे आके बैठ जाता है। अब जैसे आके डाली पे बैठता है तो ऑल ऑफ द सडन आने की वजह से डाली पे झटका पड़ता है और उस झटके के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ जमा हुआ होता है ऊपर पे वो जाके नीचे जाता है और गिरता है हमारे पोएट के सर पे। अब जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के सर पे गिरता है उसका मूड ना ऑल ऑफ द सडन चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, क्या वो खुशी हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्या होता है, ये जानने से पहले तुम ये जानो कि देखो हमारा भाई पोएट आदमी है तो इसे नॉर्मल सीन ही है। विंटर का मौसम होता है, बर्फबारी हो रहा होता है, एक हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर में डस्ट ऑफ स्नो है एंड एक कौवे के आने के कारण वो डस्ट ऑफ स्नो जो कि उस डाली पे था पैर के वो जाके हमारे पोएट यानी कि हमारे भाई के सर पे जाके गिर जाता है। टोटली नॉर्मल सीन है, कुछ ऐसा बड़ा चीज है नहीं इसके अंदर। बट क्योंकि हमारा भाई एक पोएट है और पोएट्री लिखना उसका पैशन है तो नॉर्मल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, डीप गहरा मीनिंग बनाना जरूरी था उसे। तो उसने एक बहुत ही गहरे मीनिंग के साथ इसे जोड़ दिया। अब वो मीनिंग क्या था वो जानो, तब जाके तुम समझ पाओगे कि इस पोएम को बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश किया हमारे भाई ने, हमारे पोएट ने। देखो, क्रो यानी कि कौवा जाना जाता है किस लिए, बैड लक, आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो भी जिंदगी होता है, बीमारी, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि कौवा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो मेरे दिमाग में तो बस एक ही इंसान का नाम आता है, द लेजेंडरी इताची उचिया। मतलब हाँ, और कौन ही आ रहा होगा, बट हाँ स्टोरी के हिसाब से हम यही लेंगे कि एक नेगेटिव साइड को दिखा रहा होता है। और सिमिलरली ये जो हेमलॉक ट्री है ना ये भी नेचर का जो एक डार्क साइड है ना उसे रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो किताब के अंदर बेसिक पॉइजनस ट्री कहा गया बट ये रिप्रेजेंट वही कर रहा है कि जो भी नेचर का डार्क चीज है उसको। तो कुल मिला के बात ये था कि चाहे वो कौवा हो या वो हेमलॉक ट्री हो, दोनों ही नेचर का नेगेटिव साइड को दिखा रहा था। तो बात ये उठता है कि मूड कैसे चेंज हुआ, हमें नहीं पता क्या कारण है बट पोएट का मूड उस दिन बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही बेकार फील कर रहा था, अपने आप पे डिसअपॉइंटेड था। उसे लग रहा था कि ये दिन तो बहुत बेकार ही गया मेरे लिए। बट जैसे इस हेमलॉक ट्री के ऊपर ये काला कौवा आके बैठता है और डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के सिर पे जाके गिरता है, उसका मूड चेंज होता है। वो अचानक से अब हैप्पी फील करने लगा था, उसका मूड सही होने लगा था। वो जो एक सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, मूड बिगड़ा हुआ था, वो अब नहीं था। देखो होता है, अगर मान लो तुम निक्कर पहन के मार्केट पे निकले हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा क्रश किसी के साथ डेट पे, मूड खराब होगा तुम्हारा। ऐसे कुछ हमारे भाई के साथ हो रहा था, हमें पता नहीं क्या रीजन है बट मूड खराब था। बट जैसे ये इंसिडेंट होता है भाई का मूड चेंज हो जाता है। अब भाई यही चीज सोच रहा होता है कि देखो ये सारी चीजें डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपशकुन, बुराई,
इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बट उसके साथ जो हुआ था ना, उसके बाद तो अच्छा फील कर रहा था यार, उसे ऐसा फील हो रहा था मैंने अपना पूरा दिन तो बर्बाद कर दिया यही फालतू चीज़ों को सोच सोच के। जैसे हम भी कभी सोचते हैं ऐसे ही, मान लो तुम्हारा क्रश वाला जो सीन मैंने बताया तुम्हें कि तुमने देख लिया उसे होटल पे या रेस्टोरेंट पे, पूरा दिन बिगड़ा, मूड खराब हुआ तुम्हारा। बट ये जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ, सर पे गिरा एक डस्ट ऑफ स्नो उस काले कौवे की वजह से, जो कि उस हेमलॉक ट्री के डाली पे आके बैठता है उसकी वजह से। अब वो सैड फील नहीं कर रहा था, वो हैप्पी था, वो एंजॉय कर रहा था। अब हमारा पोएट उतना बुरा फील नहीं कर रहा था जितना वो पहले फील कर रहा था। वो तो अब ये सोचने पे आ गया था कि यार मैंने ना अपना पूरा दिन इस चक्करों पे बर्बाद कर दिया, अब जो बाकी बचा हुआ दिन है उसे मुझे अच्छी तरीके से बिताना है, हैप्पी रहना है, एंड जो भी चीज़ है उसे एंजॉय करना है। मतलब तुम दिख रहे हो यहाँ पे, पहले जो एक इंसान रिग्रेट फील कर रहा था अपने आप को लेके किसी चीज़ की वजह से, वो अब बदल गया क्या चीज़ से, खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इन सारी चीज़ों से। तो यही मैसेज इस पोएम के अंदर पे दिया गया है कि भाई देखो ऐसा सीन है ना कि ये जो चीज़ें है ना कि ऐसा करो तो बुरा हो जाता है, वैसा करो तो बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। सही बात तो यही है, ना ही वो हेमलॉक ट्री बैड लगता, ना ही वो काला कौवा बैड लग गया, नेगेटिविटी या डार्कनेस था, कुछ नहीं था भाई, दिल खराब था, मूड खराब था, बट एक नेचर की छोटी सी चीज़ ने सब कुछ ठीक कर दिया। सिंपल सा बात है भाई, दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब तो सही है यार जिंदगी में। बचपन में जब भी कभी मैं कोई टाइगर के बारे में सोचता था ना, तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि भाई सब कुछ भी हो जाए, इसका खाना नहीं बनना है मुझे। बट आज का ये पोएम द टाइगर इन द जू पढ़ने के बाद भाई साहब मेरे दिल में ना टाइगर के लिए इज्जत बहुत बढ़ गया। ये पोएम हमें समझाना चाह रहा था कि भाई साहब टाइगर को भी ना इंसानों की तरह ट्रीट करके देख सकते हैं, और पोएट ने भरपूर करा भी ये चीज। इस पोएम के हर स्टेंजा पे तुम देखो ही करके टाइगर को डिस्क्राइब करा गया है, यानी कि वो एक इंसान होता तो कैसा होता। ये पूरा पोएम एक स्टोरी की तरह बताया गया हमें, जहाँ पे एक टाइगर का कंडीशन कैसा होगा जब वो जू में कैद है, तो इसी कंडीशन को कंपेयर करा गया है कि टाइगर कैसा होगा अगर वो जंगलों में आजाद रहे। तो पोएम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट भी निकल चुका एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो ये रहा इस पोएम का पहला स्टैंजा, जहाँ पे बताया गया कि टाइगर एक छोटे से पिंजरे के अंदर पे कैद है और वो इधर उधर आगे पीछे मूव कर रहा है, और उसके पूरे बॉडी में विविड स्ट्राइप्स है। अब इस पहले स्टैंजा का जो ये वर्ड है विविड स्ट्राइप्स, इसका मतलब है टाइगर का कलर कैसा है उस चीज को डिस्क्राइब करा गया है। टाइगर के पूरे बॉडी में ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के लाइन्स है, और ये लाइन्स ही टाइगर को काफी खूबसूरत बनाता है, एक मैजेस्टिक एनिमल बनाता है। जैसे हमारे मोहल्ले का टाइगर ही है, मतलब हरकतें पूरे टाइगर जैसे, बस ये भौंकता है, दहाड़ता नहीं है। बाकी तुम कोई एंगल से कह सकते हो कि ये टाइगर ही है, जैसे ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। उसी तरीके से हमारे इस पोएम के अंदर पे स्टैंजा में वही कहा गया कि टाइगर का जो ये कलर है ना, ये उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। और इस केज के अंदर पे वो बस कुछ कदम ही चल पा रहा है, क्योंकि वो केज बहुत ही छोटा है, बट जितने कदम भी चल रहा है बहुत ही शांत से चल रहा है। अब इस चीज को स्टैंजा में डिस्क्राइब करा गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब शेर के जो पंजे होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट, ये जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब ये चीज़ ना मैं अभी पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई शेर है उसका पंजा मैंने छू के देखा है, बट मेरे पास एक बिल्ली है और मैंने उसका पंजा छू के देखा है। जो उसका पंजे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि भाई साहब, बट उसके नुकीले नाखून वो बहुत खतरनाक होता है। बट आखिरी स्टेंजा में क्वाइट रीच, यानी कि वो शांत तो है बट वो गुस्से में भी है, क्योंकि यार पिंजरे में किसको पसंद है रहना। फिर ये है तुम्हारे सामने सेकंड स्टेंजा। यहाँ पे हमारा पॉइंट हमको ये समझाना चाह रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, और जब वो होगा तो उसके साथ क्या होगा, ये चीजें स्टेंजा में बताया गया है। लाइक पॉइंट बता रहा है कि एक शेर को कहाँ होना चाहिए, किसी जंगल में कहीं पे छुप के शिकार का इंतजार करते हुए, किसी झील नदी के किनारे जहाँ पे हिरन उरन आएगा और वो उसका शिकार करेगा। एक टाइगर नेचुरली यही करता है, जब वो आजाद होता है जंगलों में छुपता है, अपना शिकार को ढूंढता है और वो खाता है उस शिकार को बड़े ही आराम से। यह जो ये वर्ड है लर्किंग, इसका मतलब ही यही है कि छुप के शिकार का तलाश करना। अब फिर ये है तुम्हारे सामने तीसरा स्टैंजा, जहाँ में अगेन कंटिन्यू करा गया है वही चीज को कि टाइगर जब आजाद होता है तो टाइगर क्या क्या चीजें करता है। एक टाइगर अगर आजाद होगा तो वो क्या करेगा, जंगल के आसपास का जो गांव होगा ना वहां जाएगा और दहाड़ेगा, अपना एग्रेशन दिखाएगा, आसपास के जो गांव वाले हैं उन सबको डराएगा अपने दहाड़ से, अपने नुकीले दांतों से, अपने पंजों से। इस तरह वो अपने आप को, अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक डोमिनेंस शो कर रहा होता है। अभी स्टैंजा का जो ये वर्ड है स्नेलिंग, इसका मतलब है टाइगर जो है एग्रेशन दिखाता है। मैंने बताया किन चीजों को एग्रेशन दिखाता है। टाइगर जो अपने जंगल के आसपास के गांव है वहाँ के लोगों को एग्रेशन दिखाता है, और बार्किंग का मतलब तो धार नहीं होता, वो तो तुम्हें पता ही है। एंड देन अब आते हैं फोर्थ स्टैंजा तुम्हारे सामने है। अब ये स्टैंजा बताना चाह रहा है
टाइगर का अगेन प्रेजेंट कंडीशन अब क्या है। टाइगर को होना तो चाहिए था आजाद जंगलों में, बट वो एक कॉन्क्रीट के पिंजरे में बस कैद है। एक टाइगर तुम्हें पता है काफी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली जानवर होता है, बट उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो यूजलेस है इस लोहे के पिंजरे के अंदर, क्योंकि इस पिंजरे के अंदर पे उसका जो मेन स्ट्रेंथ है किसी का शिकार करना वो तो पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। वो बस उस पिंजरे के अंदर पे कैद था जो कि टहल रहा था इधर से उधर बिना कोई अटेंशन दिए जो भी विजिटर उसे देखने आते हैं उन सबको। और फिर आता है फिफ्थ एंड आखिरी स्टैंजा, जहां में टाइगर आखिरी एक आवाज सुनता है रात को, जो कि होता है पेट्रोलिंग कार्स का, जो कि उस जू का देखभाल करते हैं शायद। एंड देन वो बहुत ही शांति से बैठ के आसमान में अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्काई को देखता है। अब ये जो वर्ड है ना, ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स, ये बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग हमें समझाने का कोशिश कर रहा है। हमें ये समझ आया कि भाई साहब टाइगर जो है अगर जंगल में रहता तो उसका जिंदगी बहुत सही रहता, आजाद रहता, बट अब वो कैद है पिंजरे के अंदर पे। बट उसके आंखों में उम्मीद है, होप है कि काश वो किसी दिन खुले आसमान में भाग पाए, दौड़ पाए, शिकार कर पाए। बस उसके फ्रीडम की उम्मीद ही है तो वो पिंजरे में ही कैद। हो सकता है कि शायद वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस खुले आसमान को पिंजरे के बाहर से देख ही ना पाए। उसका पिंजरा ही उसका पूरा जिंदगी होगा। खैर, अब स्टैंजा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का, वो बताने का कोशिश कर रहा है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। वो एक पिंजरे के अंदर पे कैद है, गुस्से में है, बट वो काफी खूबसूरत है क्योंकि उसके बदन में 2 रंगों के स्ट्राइप्स है जो कि उसे बहुत ही प्यारा सुंदर दिखा रहा है। एंड देन सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में टाइगर को डिस्क्राइब कराया गया कि वो अगर जंगल में होता तो कैसा होता, वो शिकार करता, वो जंगल के आसपास के गांव वालों को डराता। फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में रियलिटी चेक दिया गया कि बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। वो तो बस एक पिंजरे में कैद है और इस उम्मीद में है कि काश वो कभी खुला आसमान को देख पाए। बट ये चीज तुम्हें भी पता और हमें भी पता है कि शायद वो दिन कभी नहीं आएगा उसकी जिंदगी में। खैर, यही था ये पोएम, छोटा सा बहुत ही स्वीट। इस पोएम का मेन आइडिया यही है कि देखो, इतना जो पावरफुल और खूबसूरत जानवर है टाइगर, वो किस तरीके से मजबूर है एक पिंजरे में कैद। अगर वो जंगल में रहता ना तो शायद वो कई सारी चीजें करता, हंटिंग करता, अपना असली स्ट्रेंथ को दिखा पाता, बट ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, वो बस पिंजरे में कैद है। मैसेज पोएम में यही हमें मिलता है कि भाई साहब, मैंने जैसे बताया कि जानवर के साथ ये गलत हो रहा है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम जू में जानवरों को रख देते हैं, बट या हमें जानवरों की तरफ थोड़ा काइंडनेस, रिस्पेक्ट देना चाहिए। बढ़ते हम अगले पोएम की ओर, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लिखा था कैरोलिन वेल्स ने। देखो, इस पोएम को ना हम खेल खेल के समझेंगे, ठीक है, कोई नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं एक जानवर का नाम लूंगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बताना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एशियन लायन को तुम कैसे पहचानोगे? भाई, वो जब गुर्राएगा ना तुम्हारा जान निकल जाएगा और यही चीज़ से तुमसे पहचान पाओगे। अब फिर बताओ, अगर तुम्हारे सामने बंगाल टाइगर आ गया तुम उसे कैसे पहचानोगे? सबसे पहला चीज़, उसके बदन में काला काला स्ट्रैप्स होगा, यानी कि दाग होगा। इसके साथ साथ वो थोड़ा येलोइश कलर का होगा, और अगर वो तुम्हें देख ले उसके बाद अगर तुम्हें खा जाए तो समझ जाना वो बंगाल टाइगर ही है। क्योंकि अगर तुम बंगाल टाइगर की नज़रों पे पड़ गए ना भाई, तो तुम और किसी के नज़र में नहीं पड़ने वाले, तुम गए भाई, तुम फिर समझ रहे हो ना मेरे बात। अब फिर मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सामने लेपर्ड आ गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जानवर जो तुम्हारे सामने वो लेपर्ड ही है? देखो, सबसे पहला चीज़ तो उसके बदन में कुछ स्पॉट होगा, कुछ धब्बे प्रिंटेड होगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे ऊपर वो झपटा मारेगा, और एक बार अगर झपटा मार लिया ना, उसके बाद चाहे तुम जितना चिल्ला लो, जितना कोशिश कर लो उसके चंगुल से निकलने का, तुम निकल नहीं पाओगे। तो भाई, यही पहचान है उसका। यहाँ पे जो वर्ड है LEPT, लिप, इसका मतलब ही है जंप, झपटा मारना तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। अब तुम भालू को कैसे पहचानोगे? देखो, जब कोई जानवर बड़ा सा बीस्ट आके तुम्हें हक कर ले और ऐसे हक करे ना कि तुम्हारा बदन के जो हड्डी के पुर्जे पुर्जे है ना वो भी टूटने लगे, तो समझ जाना भाई ये कोई और बीस्ट नहीं है, ये बेयर ही है। और फिर भी अगर तुम्हें महसूस ना हो कि ये भालू नहीं है ना, बेयर नहीं है ना, तो फिर दोबारा हक कर लेना उससे, तो फिर तुम क्या होगा तुम्हारे साथ वो तो मैं भी नहीं जानता, बट ठीक है, यही था। अभी हम 4 खतरनाक जानवरों के बारे में बात किया, अब बात करते हैं 2 हुतिया जानवरों के बारे में, ठीक है। पहला है देखो मगरमच्छ और दूसरा है हाइना। अब दोनों के बीच एक खास चीज़ है। देखो, अगर हाइना तुम्हें एज ए शिकार देख लेना, वो तो पहले हंसेगा तुम्हें देख के, स्माइल करेगा, याद रहेगा ये चीज़, क्योंकि अब वो तुम्हें नोच नोच के खाने वाला है ना। और वहीं पे मगरमच्छ वो अपने आंसू रोएगा, मगरमच्छ के आंसू, ये तो पता है ना तुम्हें। इसके बाद आखिरी चमेलियन या फिर कमेलियन, जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हो तुम कर सकते हो, है तो आखिर गिरगिटी, ठीक है, रंग बदलता है। अब इसे कैसे पहचानोगे तुम? पहला चीज़ तो लिजर्ड जैसे दिखता है, पंख नहीं है, और अगर कोई पैर के अंदर पे तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ वहाँ कोई चमेलियन या कमेलियन है, यानी कि वो रंग बदलता है ना यार। तो
उसे पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा, ये चीज़ से याद आया मुझे, ये दोनों चीज़ें रिया, मेरे दोस्त का जो एक्स था ना रिया, उसके अंदर में है भाई। वो रोती भी थी मगरमच्छ के आंसू की तरह, और साथ ही साथ वो अपना रंग भी बदलती थी बातों बातों में। तो भाई अगर तू देख रहा है ना ये वीडियो, तो अब रिया को भूल जा और तू जानवर के पीछे मत भाग। देख रहा है ना, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ ये चीज़ की जानवर ऐसे होते हैं, तो तू जानवर के पीछे क्यों भाग रहा है? इतने सारे लड़कियाँ हैं, इंसानों के पीछे भाग यार। खैर मैं भी कहाँ आ जाता हूँ। ठीक है चलो, अब बढ़ते अपने अगले पोएम द बॉल पोएम की ओर, जो कि लिखा था जॉन बैरमन ने। अब हमारे पास अपने बचपन की कई ऐसी चीजें हैं जिसे हमने संभाल के रखा है। हमारा बचपन तो बीत गया है, बट वो बचपना इन चीजों के अंदर ही कहीं ना कहीं है एज ए मेमोरी। और आज का ये बॉल पोएम इसी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में है। पहला स्टेंजा जहाँ में व्हाट इज द बॉय नाउ हु लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ में तुम्हारे बॉल्स के खोने का बात नहीं चल रहा है समझ जाओ। यहाँ पे पोएट एक सीन दिखा रहा है जहाँ पे एक बच्चा अपना बॉल खो देता है। वो सीन को पूरा डिस्क्राइब करता है कि वो बॉल कैसे खोता है। बाउंस होते होते वो रास्ते पे जाता है एंड देन वो पानी के अंदर गिर जाता है। और ये चीजें पोएट ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये स्टैंजा क्या बताना चाह रहा है कि उस बच्चे ने अपना बॉल खो दिया है, और वो बॉल कैसे खोया? पहले बाउंस होते होते रास्ते पे गया एंड देन पानी में गिर गया। और ये चीजें हमारा पोएट देख रहा है एंड क्वेश्चन कर रहा है कि अब बॉय क्या करेगा। देखो सिंपली बॉल जो है ना, वो सिंबलाइज कर रहा है चाइल्डहुड को, कि बचपना जो चाइल्डहुड है हमारा वो खो जाता है, जिसे उस बच्चे ने भी खो दिया है। और ये चीजें हमारा पोएट देख रहा है और सोच रहा है कि अब लड़का क्या करेगा जब उसने अपना बचपन खो दिया है। जानते हैं सेकंड स्टैंजा पे, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। पोएट हमें बता रहा है कि अगर मैं उस बच्चे को कहूँ कि यार कोई ना दूसरा बॉल ले लो, तो ये बात बेकार होगा, क्योंकि बचपना दोबारा वापस नहीं आ सकता यार। द अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। अब कहा जा रहा है यहाँ पे दुख दर्द पीड़ा जो है ना भाई साहब, वही तुम्हें अब मर्द बनाएगा। अब वो कैसे होगा? तुम अपने आंखों से अपने बचपन को जाते हुए देखोगे, और वो दर्द को जब तुम सहोगे ना, तब तुम बनोगे एक मैन। और ये चीज को यहाँ पे सिंबलाइज करके कहा गया हार्बर, पानी इसे सिंबलाइज कर रहा है। अगर मैं इस स्टैंजा को सिंपली एक्सप्लेन करूँ कि उस बच्चे को दूसरा बॉल देना बेवकूफी है, क्योंकि जो उसने खो दिया है वो खो दिया है। अब वो दुख दर्द पीड़ा पे है, वो देख रहा है कि उसका जो बॉल है वो पानी के अंदर गायब हो गया। ये चीज बता रहा है कि उसका बचपना पानी के अंदर चला गया, कि समय के साथ बीत गया वो। अब ये जो लॉस है ना, ये उसे सिखाएगा कि कैसे ग्रो अप करते हैं यार। जब हम कुछ खोते हैं ना, तभी तो हम ग्रो होते हैं एंड देन कुछ बढ़ा पाते हैं। जब खोएंगे ही नहीं तो उसका वैल्यू कैसे पता होगा, और जब वैल्यू पता होगा तभी तो हम कुछ और पा पाएंगे। और जो आखिरी लाइन है, पोएट बता रहा है कि मैं इस पे दखलंदाजी नहीं देना चाहता, इंटरफेयर नहीं करना चाहता, कि वो कर भी नहीं सकता। ये लॉ ऑफ नेचर है, बचपना वो वापस नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कर ले। इस चीज को कंटिन्यू करा गया तीसरे स्टैंजा में, ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। अब ये लाइन के अंदर में डाइम है, पैसा कह लो तो, मतलब उस बच्चे को खरीद के देना एक नया बॉल बेकार वर्थलेस चीज है, क्योंकि वो सिर्फ बॉल नहीं है भाई साहब, वो बचपना है जो इस पोएम के अंदर में सिंपलाइज करा जा रहा है। बचपना खरीद नहीं सकते हम, नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं मानता। अगर मुझे कोई आज भी PS5 खरीद के दे तो मैं खुशी खुशी वो चीज एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि वो PS5 है। खैर आगे के लाइंस में बताया गया है कि अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है, जान रहा है। यहाँ पे पोएट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देना चाह रहा है कि भाई साहब जो खो गया ना, वो खो गया, वो दोबारा वापस कोई नहीं ला सकता है। और पोएट इस चीज को पैसे से दिखा रहा है कि भाई साहब पैसा वो चीजों को तो स्पेशली और नहीं ला सकता है। पैसा जो है ना वो एक एक्सटर्नल चीज है। पैसा तुम्हें चीजें दे सकता है, बट उन चीजों से रिलेटेड जो यादें हैं जो तुमने एक समय में जिया था, वो वापस नहीं दे सकता। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा, जहाँ पे ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये क्या कहना चाह रहा है? उसकी जो आंखें है ना, जो कि डेस्परेट है कि जो बचपन खो दिया है वो कैसे वापस लाए, क्या करे नहीं करे। इन चीजों के अलावा बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो अब सीख रहा है नेचर ऑफ लॉस को। मतलब चीजें एक समय के बाद खोना ही है, ये एक इनविंसिबल पार्ट है हमारे लाइफ का। मतलब वो चीजें जो हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक समय आएगा जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे, अपना जवानी जो आज जी रहे वो भी चला जाएगा, उसके लिए भी हम एक दिन रिग्रेट करेंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है कि हमें चीजें खोना ही एक ना एक दिन, चाहे वो चीजें तुम्हारे दिल के कितने भी पास हो। देखो यार, स्कूल टाइम पे मेरा क्रश हुआ करता था, बट आज वो कहा, मैं कहा, ये तो होता ही रहता है यार। हमें मूव ऑन करना ही होता है, हमें चीजों से एक्सपीरियंस लेना होता है कि हाँ खो गया तो खो गया, एंड देन हमें मूव ऑन करना ही होता है। और यही चीज इस स्टैंजा में बताया गया है कि इवेंचुअली क्या होगा, लड़का जो होगा वो खड़ा होगा एंड एक्सेप्ट करेगा रियलिटी को, और अपने लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे चल रहा है। और इसी के साथ ये पोएम भी होता है खत्म। बेसिकली यह बताया गया है कि एक लड़का है जिसने अपना बॉल खो दिया है, यानी कि अपना बचपन खो दिया है। अब वो आगे क्या करेगा? पहले तो दुख दर्द पीड़ा में होता है, एंड देन वो समझता है, सीखता है कि भाई साहब ये तो होता ही रहेगा। अगर मुझे एक मैन बनना है ना, तो मुझे इन चीजों से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मैन यही करता है, अपने बचपन को खो के ही वो एक रियल मैन बनता है। अब अगला जो पोएम है वो है अमांडा। इसका पोएट है रॉबिन क्लाइन। अब ये पोएम ना स्पेशली डेडिकेटेड है टीनेजर्स के लिए। देखो हमारे साथ क्या होता है टीनेज में, सबसे ज़्यादा हम अपने माँ बाप के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रखते हैं।
कोई भी बात से एग्री नहीं करते हैं, और स्पेशली जब हमें वो डांट रहे होते हैं ना, तो हम तो बस ढूंढते हैं तरीका कि कैसे इस कन्वर्सेशन से बाहर निकले और भाग जाए। मतलब समझ रहे हो ना, हमें माँ बाप का कोई भी बात अच्छा नहीं लग रहा होता, हम बस इग्नोर करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये भी कुछ ऐसा ही कर रही होती है। देखो अब कन्वर्सेशन चलेगा माँ बेटी के बीच, जहाँ माँ कुछ बोल रही होगी और बेटी उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रही होगी जैसे कि वहाँ पे उसकी माँ है ही नहीं। जैसे देखो सबसे पहले उसकी माँ उसे कहती है ऐसे नाखूनों को मत चबाओ अमेंडा, ऐसे अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो, सीधा बैठो। अब ये सारी चीज़ें कह के उससे डांट रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी अमेंडा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है कि काश वो एक मरमिट होती, किसी शांत से सी के नीचे जाके अपना ज़िंदगी बिता रही होती, जहाँ उसके पास कोई नहीं होता, वो अकेली इंजॉय कर रही होती हर चीज़ को। अब फिर उसकी मॉम डांटना शुरू करती है उसे, ये कह के डांटना शुरू किया कि तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा, जाके अपने रूम को साफ करो और अपने जूते भी साफ करो। इस तरीके से डांट रही होती है। और फिर हमारे अमेंडा अपने ही ख्यालों में यार फिर से सोच रही होती है अपने आप को कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, ठीक है, मैं तो सड़कों पे घूमूंगी और नंगे पैरों से रास्तों पे पैटर्न बनाऊंगी और फिर ऐसे ही आज़ाद रहूंगी और इस शांति को एंजॉय करूंगी। उसके लिए तो ये सारी चीज़ें मतलब सोने के बराबर था, महंगा, ठीक है, इतना कीमती था। अब फिर उसकी मॉम डांटना शुरू करती है उसे कि अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें एक्ने हो जाएगा, और मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, तुम उधर उधर क्या देख रही हो। ऐसा भी हमारे साथ हमेशा होता है राइट, कि हमसे बातें कर रहे थे मॉम डैड और हम किसी और ही तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हम अगर कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं फिर आर्गूमेंट हो जाएगा राइट। तो इससे बचना है तो बेटर यही है ना कि इधर उधर नज़र मारे। अब जब उसकी माँ उसे ऐसे डांट रही होती है, वो अलग ही दुनिया पे अपने की सोच रही होती है अपने आप को कि मैं ना रपेंजल हूँ, हाँ, किसी टावर के ऊपर जाके बैठ जाऊंगी शांति से, और जहाँ मेरे पास को परेशान करने नहीं आएगा, और मैं तो अपने बालों को भी नीचे नहीं गिराऊंगा ताकि कोई ऊपर आके मुझे परेशान ना करे। मतलब रपेंजल वाला स्टोरी तो तुम्हें पता होगा ना, लंबा लड़की का बाल होता है, वो टावर के ऊपर रहती है, लोग उस टावर तक पहुँचने का रास्ता उसके बाल से होके जाता है, तो अपने बाल को नहीं गिराएगी ताकि उसके पास कोई आके उसे परेशान ना करे। दैट्स इट। एंड आखिरी में उसकी माँ उसे डांटते हुए फिर कहती है कि तुम इस तरीके से मुंह क्यों बनाते हो, हमेशा ही बिगड़ी हुई रहती हो, ऐसे ही लोग क्या कहेंगे कि मैं हमेशा तुम्हें डांटते रहता हूँ। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पे अमेंडा की मम्मी का हिपोक्रेसी, मतलब डांट भी रही होती है स्टार्टिंग से ही, फिर भी कहती है कि मैं क्या डांट रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स लोगों का ना यही सीन रहता है, उनके लिए हम हमेशा गलत ही होते हैं, मतलब पैदा ही गलत हुए, मतलब हम तो गलती से ही पैदा हो गए ना, मतलब क्या, हाँ यही बात है। अभी अगला जो पोएम है ना हमारा द ट्री, इसका पोएट है एड्रियन रिच। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैंने इससे डिफिकल्ट पोएम नहीं देखा, ठीक है। ये पूरा पोएम एक डिपिक्ट कर रहा है मेटाफर को, पोएट जो किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है बट वो लिख किसी और चीज़ के बारे में रहा है, ठीक है, इसे कहता है मेटाफर। हमें बताऊंगा यहाँ पे जो ट्री है ना वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अभी जो भी चीज़ें आगे कहूँगा ना वो तुम ऐसे इमेजिन करना कि ये ट्री नहीं है, ये वुमेन है, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन में कहा है कि ट्री इनसाइड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब घर से बाहर निकल रहा है फॉरेस्ट की ओर। मतलब ट्री या वुमेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि औरतें भी बाहर निकल रही है घर से, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट को कहा गया कि वो एम्प्टी है, ना वहाँ कोई बर्ड्स है, ना कोई इंसेक्ट है, और ना ही कोई छाया है, क्योंकि जब धूप गिरता है तो ट्रीज पे गिरता है बट ट्रीज तो है ही नहीं। अब ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बट ये आगे वाला लाइन को मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें है, ये जो फॉरेस्ट एम्प्टी फॉरेस्ट है, ये बहुत ही जल्द मॉर्निंग आते आते ये ट्रीज से भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो राइटर ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो सुबह होगा ना, यानी कि जो होप, यहाँ पे राइटर मॉर्निंग को होप से रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो जो आने वाला समय होगा ना वहाँ पे तुम देखोगे कि जो सोसाइटी में, शायद यहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोसाइटी में जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अभी तो बहुत कम है, बट तुम देखोगे कि जो अच्छा कल आएगा ना, जो सवेरा आएगा ना, वहाँ तुम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखोगे तुम फॉरेस्ट के अंदर में, यानी कि सोसाइटी ऐसा कुछ, ठीक है। देखो आगे का लाइन में कहा गया कि जो जैसे ट्री का जो भी पार्ट लोग होता है ना, लाइक रूट हो गया, उसके टहनियाँ हो गया, लीव्स हो गया, वो लोग कर रहे काम की जो ये रूम से तोड़ के वो बाहर निकले, ठीक है। वो इतने मतलब बेताब है, लाइक एक पेशेंट जो कि ठीक होने से पहले ही हॉस्पिटल से भागना चाहता है, उस तरीके से ही वहाँ पे वुमेन को दिखाया जा रहा है कि वो भी बंद नहीं रहना चाहते घर पे, ठीक है। वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं।
अब आगे का लाइन देखे तुम और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आई एम सिटिंग इनसाइड, वो अपने आप को भी कह रहा है कि वो औरत होके वो भी घर में, क्योंकि हमें जो पोएट है वो भी एक औरत है, तो वो भी घर में बैठे बैठे ये मतलब ये कहानी को लिख रही है। देखो यहाँ पे क्या कहा है उसने, अब वो फॉरेस्ट के बारे में छुप छुप के बता रही है, मतलब देखो दुनिया के बारे में ना वो छुप छुप के घर में बैठ के ये बातें बता रही है, मतलब औरतों के साथ क्या गलत हो रहा है, कैसे वो एक लड़ाई पे है कि बहुत जल्दी फॉरेस्ट पे ट्रीज आने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो बता रही है ना वो भी छुप छुप के बता रही है घर में बैठ बैठ के। ठीक है, यहाँ पे सिंबलाइज करने के लिए उसने कहा है कि नाइट फ्रेश है, होल मून साइंस, मून चमक रहा है, आसमान ओपन है, खुला हुआ है, बस कोशिश करना, अब हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो कोशिश जो कर रहे हैं, अच्छे चीज़ें यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे पोएट कह रही है कि मेरे कानों पे कई सारे विस्परिंग हो रहे हैं, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही है जो कि टुमारो मतलब कल तक शांत हो जाएगा, ये आवाज़ है। ठीक है, ये आवाज़ है, क्या हो सकता, घर में बैठे बैठे मतलब आज़ादी का डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, जब आ जाएंगे वो आज़ादी तो शायद वो आवाज़ सुनाई देना बंद होगा। और आखिर में एक टॉल ओक ट्री जो है वो क्या कर रहा है कि चांद को शीशे की तरह तोड़ दे रहा है। अब इसका भी डिपिक्शन मुझे समझ नहीं आया, बट ऑन एंड ऑन ये जो पोएम ट्री है इसके अंदर में वुमेन्स को ही मेटाफोर करके दिखाया गया है, मतलब वुमेन्स किस तरीके से समाज के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए मैंस के साथ, कैसे वो घर से बाहर निकल के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ों को दिखाया गया है। आई नो मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं बता पाया, बट जितना मेरे पास अभी कम समय में था, एग्जाम का आखिरी दिन है, अब तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक दिन में मैं इतना बड़ा पोएम को डिपिक्ट कर दूंगा क्या? सॉरी यार, जितना सका मैंने बताया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पोएम है फॉग, यानी कि धुंध, समझते हो ना। अब इसका पोएट है कार्ल सैनबर्ग। अब देखो बहुत ही सिंपल सा पोएम है ये। ठीक है, फॉग यानी धुंध, राइट। अब इसे कंपेयर करा गया है कैट के साथ। ठीक है, जैसे बिल्ली शांत होती है, घर में आती है और मछली चुरा के भाग जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कानो कान, उसी तरीके से फॉग आता है जो हार्बर सिटी उसके ऊपर में थोड़ा टहलता है एंड देन वो वापस चला जाता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होता है। इतना ही था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पोएम की ओर जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पहला स्टैंजा जहाँ में एक लड़की है जिसका नाम होता है बेलिंडा। अब वो रहती है एक छोटी सी व्हाइट कलर का हाउस पे, उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक कैट होता है, एक छोटा सा ग्रे माउस होता है, एक छोटा सा येलो डॉग होता है और एक छोटा सा रेड वैगन होता है। वैगन कुछ इस तरीके का एक गाड़ी होता है एंड इन सब के साथ साथ उसके पास होता है एक रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन पेट, मतलब रियल वाला ट्रू वाला ड्रैगन एज ए पेट उसके पास है। भाई साहब, यहाँ कुत्ते बिल्लियों को तो पालने वाला देखा है, ये चोरी ड्रैगन पाल रही है, मतलब क्या बात है। एंड देन अब बढ़ते सेकंड स्टैंजा जहाँ पे वो जो बिल्ली की बच्ची है ना छोटी सी, उसका नाम होता है इंक, एंड जो छोटा सा ग्रे माउस होता है ना उसका नाम होता है ब्लिंक, और जो येलो डॉग होता है उसका नाम होता है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन होता है उसका नाम होता है कस्टर्ड। नाम भी यार देखो लॉजिकली दिया गया है। ब्लैक किटन है, काली बिल्ली है तो इंक काला होता है, ब्लिंक छोटा है तो इसलिए ब्लिंक, मस्टर्ड क्योंकि वो बहादुर है वो डॉग, एंड कस्टर्ड ड्रैगन को कहा गया क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है। फिर है थर्ड स्टैंजा जहाँ हमें कस्टर्ड के बारे में बताया गया कि वो एक ड्रैगन है जिसके दांत बड़े बड़े हैं और उसके बैक पे बड़े बड़े स्पाइक्स है, जैसे कि एक नॉर्मली एक ड्रैगन का होता ही है, और उस स्पाइक्स के अंदर है उसका स्किन जो कि बहुत ही हार्ड है। इसी चीज को यहाँ पे स्केल्स अंडर बीनीथ कहा गया है। फिर बताया गया कि उस ड्रैगन का मुंह जो होता है ना वो फायर प्लेस की तरह है जहाँ से आग निकलता है, और उसका नाक को चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है, और उसके टोस पे जो नाखून है ना वो डैगर यानी कि चाकू के बराबर ऐसा बताया गया है। अब फोर्थ स्टैंजा बता रहा है कि वो जो लड़की है ना बेलिंडा, वो यार बहुत बहादुर है। उसकी जो दो पेट है ना इंक और ब्लिंक, वो तो शेरों को भगाए जा रही है स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे। और जो मस्टर्ड उसका डॉग है ना वो भी बहुत ब्रेव है, लाइक एक शेर जो गुस्से में होता है ना उतना ब्रेव है हमारा ये मस्टर्ड। बट जो हमारा कस्टर्ड है ना वो ड्रैगन जो कि देखने में तो डरावना है बट वो डरपोक है, वो रोते रहता है और कहता है कि मुझे तो भाई एक नाइस सेफ केस दे दो, एक पिंजरा दे दो, मैं वही रह लूंगा। फिर फिफ्थ स्टैंजा जहाँ पे वो जो लड़की है बेलिंडा, वो अपना ड्रैगन को यार बहुत ही मजाक उड़ाती थी, उसका बेइज्जती करती थी, और सिर्फ वही नहीं उसके सारे पेट्स लाइक जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है ना वो हमारे ड्रैगन को कहती थी पर्सिबल। वैसे तो पर्सिबल का मतलब होता है एक नाइट जो कि आर्थर किंग के समय का था, इतना मत समझो बट टोंट मार के कहा जाता था उसे पर्सिबल। बेलिंडा और उसके सारे पेट वो जो रेड वैगन में बैठ के हमारे रियलो ट्रूलियो कावर्ड ड्रैगन को चिढ़ाती थी। उसके बाद ये स्टैंजा जहाँ पे बताया गया कि वो जो लड़की है बेलिंडा वो इस तरीके से हंसती है ना, यहाँ में गीगल मतलब हंसना होता है, ऐसा हंसती है कि पूरा घर हिला देती है। भाई साहब मैंने सुना था कि हंस हंस के यार तोंद हिला देना एक बात होता है, यहाँ तो घर हिला दिया जा रहा है। फिर जो वो चूहा होता है ना ब्लिंक, वो जब हंसता है ना
तो एक साउंड निकलता है विक विक ऐसा करके, और इंक और मस्टर्ड हमारे ड्रैगन को यानी कि कस्टर्ड को अपना एज पूछता था, जबकि हमारा जो कस्टर्ड है वो तो बस एक ही चीज कहता था कि रोते रोते मुझे दे दो एक नाइस सेफ केज। इस पोएम को पढ़ के ना मुझे लग रहा है कि भाई साहब उल्टी गंगा बह रही है, मतलब चीजें सब उल्टी चलती जा रही है। एंड देन रहा ये अगला स्टैंजा जहाँ पे एक सडनली उन लोगों को आवाज सुनाई देता है, एक नॉइज आता है, और इसको देख के वो जो डॉग होता है मस्टर्ड वो भौंकने लग जाता है, और वो सारे के सारे आसपास देखने लगते हैं, और वो जो कैट है इंक वो भी एक आवाज निकालता है म्यूच, और हमारी बेलेंडा वो भी एक आवाज निकालती है। ओह, अब ये सारे के सारे इस तरीके से अजीब आवाज क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि कोई एक पायरेट खिड़की से चढ़कर विंडो से चढ़कर घर के अंदर एंटर कर चुका था। अब अगले स्टेंजा में उस पायरेट के बारे में बताया जा रहा है कि उस पायरेट के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में पिस्टल है, और उसने अपने दांतों के बीचों बीच एक नाइफ, जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है कटलेट ब्राइट से, एक शार्प नाइफ फंसाया हुआ है। उसके बियर्ड बहुत ही ज्यादा ब्लैक है और उसका एक टांग लकड़ी का है, और उस पायरेट को देख के लग रहा था कि भाई साहब ये बंदा सही तो मुझे लग नहीं रहा है, पायरेट सही कैसे लग सकता है ना। अब अगला स्टेंजा जहाँ पे बेलिंडा पेल्ड, इसका मतलब है भाई साहब नीला पड़ जाना, डर के घबरा के, और चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। और वो जो डॉग है ना मस्टर्ड वो तो रोते रोते भाग ही जाता है, और वो जो बिल्ली है इंक वो तो घर के किसी कोने पे जाके छुप जाती है, और हमारी ब्लिंक यानी कि वो चूही वो तो छुप जाती है अपने छेद में जाके, आई मीन चूहे के छेद में जाके, बिल में जाके, गलत मत समझना यार मुझे। एंड देन अब अगला स्टैंजा जहाँ पे वो सारे के सारे ब्रेव, चाहे वो लड़की बेलेंडा हो या उसके पेट इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो डर के भाग रहे थे, वहीं पे हमारा ड्रैगन कूदता है और ऐसा दहाड़ता है जैसे कोई इंजन दहाड़ रहा हो। इस दहाड़ने को शोर मचाने को कहा गया है स्नॉटिंग। एंड देन जो ड्रैगन का पूंछ होता है यानी कि उसका जो टेल होता है ना, वो उस टेल को ऐसे हिलाता है जैसे कि लोहे का जंजीर हो, जिससे तो अब इस पायरेट का तो खैर नहीं है। अब क्या होना था, हमारा ड्रैगन द कस्टर्ड कूद पड़ता है उस पायरेट के ऊपर बहुत ही भयानक तरीके से, ऐसे कूदता है जैसे एक चिड़िया कीड़े मकोड़ों को देख के कूदती है, झपट पड़ती है ना, उसी तरीके से। अब इतने बड़े से ड्रैगन के लिए वो छोटा सा पायरेट तो एक कीड़ा मकोड़े की तरह ही है। अब फिर अगला स्टैंजा जहाँ पे जो पायरेट होता है वो बेलेंडा के ड्रैगन को शॉक होते हुए देख रहा होता है, एंड देन वो अपने पॉकेट से कुछ पीने वाला चीज होता है निकालता है और पीता है, और फिर अपने बंदूक से 2 गोलियां ड्रैगन की ओर मारता है, बट वो दोनों ही गोलियां मिस हो जाता है। अब फिर क्या होना था, कस्टर्ड द ड्रैगन है, गोली लगा नहीं है उसे, अब क्या होगा, वो खा जाएगा हमारे पायरेट को, और वो खा जाता है, और इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है गॉबल्ड। अब अगला स्टैंजा जहाँ पे बेलेंडा एम्ब्रेस करती है हमारे ड्रैगन को यानी कि हग करती है, जो मस्टर्ड होता है यानी कि वो डॉग होता है वो आके चाटता है हमारे ड्रैगन को, और कोई भी शौक नहीं मना रहा होता है कि भाई साहब पायरेट को तो खा लिया गया है। उल्टा हमारा इंक और ब्लिंक तो खुशी से नाचने लगता है कि भाई साहब देखो यार ड्रैगन साहब ने खा दिया पायरेट को। अब अगले स्टैंजा में हमारे जो ब्रेव पैट थे ना इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई साहब देखो हम भी बहादुर है यार, ऐसा नहीं कि हम डरपोक है। जो छोटा सा डॉग होता है मस्टर्ड वो कहता है कि मैं तो यार हमारे ड्रैगन भाई से दुगना बहादुर हूँ, वो तो बस मैं थोड़ा कंफ्यूज आ गया था, थोड़ा नर्वस हो गया था। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है फ्लैटर्ड, नर्वस कंफ्यूज होना। अब उसके पीछे पीछे हमारी चुहिया ब्लिंक क्या करती है, हाँ मैं तो तिगना बहादुर हूँ, मतलब जितना तुम उससे 3 गुना ज्यादा बहादुर हूँ मैं। अब ये सारे बकीतियों के बाद हमारा क्लस्टर्ड बस एक चीज कहता है, हाँ मैं तुम लोगों से एग्री करता हूँ, आई क्वाइट एग्री, तुम सब के सब मेरे से ज्यादा बहादुर हो। फिर जो आखिरी स्टैंजा है वो रिपीटेशन है जो पहला स्टैंजा है उसका, कि बेलेंडा रहती है छोटा सा व्हाइट हाउस पे, उसके पास एक ब्लैक किटन है यानी कि छोटी सी बिल्ली है काली कलर की, ब्राउन माउस है छोटा सा, येलो डॉग है, एक रेड वैगन है छोटा सा, एंड एक पेट ड्रैगन है। बेलेंडा ब्रेव है और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव है कि भाई साहब वो तो शेरों को कुदा रहे हैं, और हमारा मस्टर्ड तो मतलब ऐसा है कि जैसे दहाड़ता हुआ एक टाइगर। बस हमारा कस्टर्ड ही है जो कि कह रहा है कि बस मुझे तो एक नाइस सेफ केस चाहिए। और इसी के साथ ये पोएम भी होता है खत्म। अब हमारे सामने यहाँ पे है इंग्लिश का आखिरी पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये पोएम देना चाह रहा है, स्पेशली लड़कियों के लिए जो सोचते हैं ना कि भाई साहब हम तो ब्यूटीफुल है तो सबको फुल बनाते जाएंगे। ये पोएम तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा कि इनर ब्यूटी को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, और एज अ मैन अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम देखो कि इनर ब्यूटी सामने वाला का समझना देखना कितना जरूरी है। जरूरी ऐसा नहीं कि वो अगर बाहर से सुंदर है तो अंदर से भी सुंदर होगा, और बाहर से अगर नॉर्मल है तो अंदर से भी नॉर्मल, क्या होता है अंदर से यार हीरा का खान निकले। इनर ब्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। खैर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सपर्ट वाला गुरुजी नहीं बनूंगा, मुद्दे पे आते हैं। पहला स्टैंजा, इस स्टैंजा में मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें समझा रहा हूँ। हमारा पोएट एनी ग्रेगरी को ये कहना चाह रहा है, कोई भी जो एक यंग मैन है ना वो तुम्हें यानी कि एनी ग्रेगरी को कह रहा है, इसलिए प्यार नहीं करेगा कि तुम जैसे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी उसे देख के प्यार नहीं करेगा, वो अट्रैक्टेड होगा तुम्हारे इस गोल्डन येलो हेयर पे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब सेकंड स्टेंजा में हमारी एनी ग्रेगरी पॉइंट को रिप्लाई देते हुए कहती है कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, अगर वो अपने बाल के कलर जो है उसे चेंज कर देती है, डाई कर देती है, उसे कोई और रंग बिरंगा कलर लाइक ब्राउन, ब्लैक या कैरेट रेड कर देती है, फिर भी वो जो मैन है ना अगर उसे सच्चे में प्यार करता है ना तो उसे वो पसंद करेगी। अगर कोई इंसान उससे प्यार करती है ना सच में
तो वो उसके इनर ब्यूटी को देखेगी, ना कि उसके खूबसूरती को देखेगी। अब ये चीज हम लड़कों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी लड़की को उसके इनर ब्यूटी की तरफ से देखो यार। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसके लुक्स पे मत जाओ, तो सब जाते हैं यार। हर लौंडा लौंडियों के पीछे इसलिए पागल है कि वो कितनी खूबसूरत है, बट उसके अंदर क्या है उसे भी तो देखो। बट थर्ड और आखिरी स्टैंजा में हमारा पोएट एनी ग्रेगरी को समझा रहा होता है, रियलिटी चेक दे रहा होता है कि एक्चुअली सोसाइटी के अंदर में कैसा सीन चलता है। कोई तुम्हारे इनर ब्यूटी को देखता तक नहीं है। हमारा पोएट कहता है कि यस्टरडे को वो एक मिला था ओल्ड रिलीजियस मैन से, और वो जो रिलीजियस ओल्ड मैन था ना, उसने किताब में पढ़ा था और उससे वो प्रूव करके बताता है कि भगवान के अलावा कोई तुम्हें तुम जैसा हो उस तरीके से प्यार नहीं करेगा। भगवान ही वो एक लौता है जो तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी को नहीं, तुम्हारे इनर ब्यूटी को प्यार करेगा। तुम जैसा हो तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करेगा। वो तुम्हारे येलो हेयर्स को नहीं, वो तुम्हें प्यार करेगा। इसी बात के साथ खत्म हो रहा है। बस इस स्टैंजा के साथ ये समझाया जा रहा है कि हम ह्यूमंस का एक ये नेचुरल बिहेवियर है कि भाई साहब हमें तो बस फिजिकल ब्यूटी ही अट्रैक्ट करता है। बस भगवान ही है जिसे समझ आता है, दिखता है कि इंसान कैसा है दिल से। खैर इसी के साथ खत्म करते हैं अपना ये पूरा पोएम वाला सीन। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई को सपोर्ट कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।